अच्छा, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर रोमाटाइड अर्थराइटिस। लेकिन टेस्ट को समझने से पहले हम इस दो टर्म्स की बात करते हैं कि सेंसिटिविटी वर्सेस स्पेसिफिसिटी ऑफ टेस्ट क्या होती है। सही, कभी सुना है आप लोगों ने कि ये टेस्ट इतने परसेंट सेंसिटिव है? सही है, इस टेस्ट की सेंसिटिविटी ये है, इसकी स्पेसिफिसिटी ये है। सही, टेस्ट के सेंसिटिविटी जैसे मैंने यहाँ लिखा है 80% सेंसिटिविटी। इसका मतलब ये है कि लेट सपोज के एक टेस्ट है, मैं यहाँ पे लिखूं कि 90% इस टेस्ट की सेंसिटिविटी है, तो 90% वो टेस्ट जिस पेशेंट का भी हम करेंगे उसको बीमारी होगी तो 90% चांसेस है कि वो हमें बीमारी होगी तो बताएगा। सही है, उसको हम कहते हैं दिस इज सेंसिटिविटी ऑफ टेस्ट। मीन्स कि अगर मैं कहूँ कि टेस्ट की सेंसिटिविटी 90% है, सही है, तो 100 लोगों का अगर हम टेस्ट करते हैं उसमें से 90% लोग 100 के 100 को बीमारी है, 10 वो टेस्ट हमें नहीं बताएगा, लेकिन 90% अगर वो सेंसिटिव है तो इसका मतलब वो 90% हमें बताएगा कि हाँ इन 90 मरीजों के अंदर ये टेस्ट पॉजिटिव है और बीमारी भी है। सही, उसको हम कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ टेस्ट। वाइल जो स्पेसिफिसिटी ऑफ टेस्ट है ये हमें ट्रू नेगेटिव केसेस के बारे में बताता है। मीन्स के सलीम अगर मेरे पास आया, सही है, मैंने इसका कोई भी लेट सपोज कोविड-19 वाला टेस्ट किया, वो नेगेटिव आया और इसको बीमारी भी नहीं है, सही है, उसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड ट्रू नेगेटिव। तो स्पेसिफिसिटी ऑफ टेस्ट का मतलब होता है कि जिसको बीमारी नहीं होगी ये टेस्ट हमें बताएगा। सही, ये हम इसलिए कर रहे होते कि ट्रू नेगेटिव केसेस के बारे में। जिस पेशेंट को लेट सपोज रोमाटाइड अर्थराइटिस नहीं है उसके लिए हमने कोई वो आरए फैक्टर वाला टेस्ट किया या एंटी-सीसीपी, ये नेगेटिव आया और बीमारी भी नहीं है, तो ये टेस्ट की स्पेसिफिसिटी है। सही, कि हमें ट्रू नेगेटिव केसेस के बारे में बताता है। अक्सर ऐसा होता है कि बीमारी होती है, टेस्ट हमें कहता है नेगेटिव है, नहीं है। अक्सर ऐसा भी होता है कि बीमारी नहीं होती और टेस्ट हमें रिजल्ट दिखा रहा होता है। लेट सपोज आपको टाइफाइड नहीं है, मैंने टेस्ट किया और आपका टाइफाइड पॉजिटिव आया, इसका मतलब वो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट है। सही, तो टेस्ट की सेंसिटिविटी का मतलब यह होता है कि जब बंदे को बीमारी होगी तो टेस्ट उतने परसेंट बताएगा कि हाँ इसको बीमारी है, यानी ट्रू पॉजिटिव केसेस के बारे में बताएगा, बीमारी भी होगी और टेस्ट ने भी बताया होगा कि ये पॉजिटिव है, उसको हम कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ टेस्ट। वाइल जो स्पेसिफिसिटी ऑफ टेस्ट है ये हमें ट्रू नेगेटिव केसेस के बारे में बताता है। मीन्स के जिस पेशेंट को बीमारी नहीं है और टेस्ट ने भी बताया कि नहीं है, तो वो स्पेसिफिसिटी ऑफ टेस्ट है। ये क्लियर है दो टर्म्स। सही, सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर रोमाटाइड अर्थराइटिस, हम पेशेंट से हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, इसके अंदर भी हमें क्यों मिल जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ज्यादातर कौन से ज्वाइंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। कार्पले रिस्ट ज्वाइंट है और इसके अलावा प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट। इसके अलावा हम पेशेंट से हिस्ट्री भी लेते हैं कि अर्ली मॉर्निंग, वो मैं पीपीटी भी समझा दूंगा आप लोगों को, अर्ली मॉर्निंग मोर देन 30 मिनट्स इनको स्टिफनेस होती है, दर्द होता है इस ज्वाइंट्स के अंदर। सही, तो हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन से हमें ये भी अंदाजा लग जाता है कि इसको कोई और अंडरलाइन कोई ऑटो इम्यून डिजीज तो नहीं है, ब्लड की कोई और डिजीज तो नहीं है, तो हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ये मस्ट होता है। इसके अलावा जब हम इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ज्वाइंट के अंदर हमें स्वेलिंग, रेडनेस, हीट, ये जो साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन है ये हमें लग रहे होते हैं। इसके अलावा कितना डिविएशन है ज्वाइंट के अंदर वो भी हमें हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर पता चल जाता है। उसके बाद हम आते हैं एक्सरे पे। एक्सरे हमें क्या शो कर रहा होता है, ओस्टियोपेनिया अराउंड द कार्टिलेज, कार्टिलेज के सराउंड में, या हम कहते हैं कि एक्सरे के अंदर शो होता है डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन, या ज्वाइंट की जो टिश्यू होते हैं उसके अंदर कमी आ जाती है। इसके अलावा कार्टिलेज के इरोजन हमें एक्सरे के अंदर पता लग रहा होता है, और नैरोइंग स्पेस, जो ज्वाइंट के दरमियान स्पेस होता है वो नैरो हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाते हैं, ये हमें एक्सरे दिखाता है। एमआरआई जी, ओस्टियोप्रोसिस, सी ओस्टियोप्रोसिस के अंदर, अच्छा ओस्टियोपेनिया के अंदर हम स्पेशली ये वाला ब्रॉड टर्म्स हम यूज कर रहे होते हैं। अगर बोन से बाहर भी, बोन से बाहर लेट सपोज के इन बिटवीन द कार्टिलेज साइनोवल मेम्ब्रेन है, साइनोवल मेम्ब्रेन के सेल्स है, वहां पे टेंडन लिगामेंट है, अगर उसके अंदर कमी आ रही उसके लिए हम ये वाला ब्रॉड टर्म यूज कर रहे हैं कि दिस इज कॉल्ड ओस्टियोपेनिया अराउंड द कार्टिलेज। ओस्टियोप्रोसिस के अंदर वो तो हमारी बीमारी हम पढ़ेंगे, ओस्टियोप्रोसिस के अंदर ओनली डीमिनरलाइजेशन इनसाइड द बोन होते हैं और बोन खोखले हो जाते हैं, इजीली टू फ्रैक्चर हो जाते हैं। मेन डिफरेंस इसके अंदर ये है। वैसे अगर हम बात करें कि ओस्टियोपेनिया का मतलब कि डीमिनरलाइजेशन या बोन के टिश्यू के अंदर कमी आना, हम बाहर भी यूज कर सकते हैं और वहां पे भी इनसाइड द कार्टिलेज भी। उसके बाद एमआरआई हमें ज्यादातर डिजीज प्रोग्रेशन के बारे में बता रहा होता है कि कितना सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई नियर बाय कार्टिलेज के अंदर, टेंडन इन्वॉल्व है, लिगामेंट इन्वॉल्व है या नहीं।
अल्ट्रासाउंड मोस्ट स्पेसिफिकली हम करते इनिशियल स्टेज ऑफ डिजीज के अंदर। इनिशियल स्टेज ऑफ डिजीज के अंदर अगर हम एक्सरे एमआरआई करते ये नॉर्मल आते हैं, वाइल अल्ट्रासाउंड हमें सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के बारे में बताता है। इनिशियली भी अगर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है, तो एक्सरे एमआरआई में भी नॉर्मल आ जाए, लेकिन अल्ट्रासाउंड नॉर्मल नहीं आता। ये हमें इनिशियल सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के बारे में बता रहा होता है। हेमाटोलॉजिकल टेस्ट, ब्लड के जो हम टेस्ट करते हैं मोस्ट कॉमनली एंटी-सीसीपी एंटीबॉडीज टेस्ट, ये हमेशा पॉजिटिव आते हैं और 80% इसकी सेंसिटिविटी है। मींस के 80% जब लोगों को रोमाटाइड अर्थराइटिस होता है तो उनकी एंटी-सीसीपी भी बताता है कि हाँ ये पॉजिटिव है, उनके अंदर भी ये पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है। 20% के अंदर एंटी-सीसीपी एंटीबॉडीज पॉजिटिव होती है, उनको बीमारी नहीं होती। सही है, वो इस टेस्ट की स्पेसिफिसिटी है। इसके अलावा रोमाटाइड फैक्टर, ये भी इन लोगों का पॉजिटिव होता है, रोमाटाइड फैक्टर एंटीबॉडीज, लेकिन ये कितने परसेंट सेंसिटिव है? 60 to 75%। सही, अगर हम 100 केसेस की बात करें या परसेंटेज की बात करें तो ये 60 to 75% हमें ट्रू पॉजिटिव केसेस के बारे में बताता है। सी, अगर ये किसी का रोमाटाइड फैक्टर पॉजिटिव आता है तो हम 75% या 60-70% कहेंगे कि हाँ पेशेंट को रोमाटाइड अर्थराइटिस है। 25% चांसेस है कि मे भी ना हो। सही। इसके अलावा सीआरपी, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है इनका, सीआरपी क्रिएटिनिन रिएक्टिव प्रोटीन इंक्रीज होते हैं। ईएसआर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये भी इनका इंक्रीज होता है। इसके अलावा सीबीसी भी हम करते हैं व्हाइट ब्लड सेल को। इसके अलावा इसके अंदर ज्यादातर ल्यूकोपीनिया के चांसेस होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल कम हो जाते हैं। इनिशियल स्टेज के अंदर तो हमें न्यूट्रोफिल इंक्रीज मिलते हैं, लेकिन लेटर स्टेज के अंदर क्या होता है कि सीबीसी की मिकदार कम हो जाती है, स्पेशली व्हाइट ब्लड सेल की। फेरेटिन लेवल हम चेक करते हैं फॉर डिफरेंशियल डायग्नोस के लिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसे उसके अंदर सिमिलर जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन, एरोजन, ये वाले कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट हो जाते हैं। अगर किसी का फेरेटिन लेवल इंक्रीज है, सही, फेरेटिन लेवल इंक्रीज है तो हम दूसरी तरफ जा सकते हैं कि इस पेशेंट को कोई और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकते हैं जॉइंट्स के। इसके अलावा एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, ये भी ऑटो एंटीबॉडीज होती है। अगर किसी के बॉडी के अंदर ये भी पॉजिटिव आता है तो ये भी हमें एक क्यू दे रहा होता है कि हाँ इस पेशेंट को भी रोमाटाइड अर्थराइटिस हो सकता है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इसके अंदर अगर किसी को कोई सवाल, कोई क्वेरी टेस्ट के अंदर, देखो टिप ऑफ द फिंगर याद कर लो, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। सेकंड नंबर पे आ जाओ एक्सरे पे। एक्सरे हमें क्या शो कर रहा होता है? इरोजन ऑफ बोन। इसके अलावा ऑस्टियोपिनिया और नैरोइंग स्पेस, जॉइंट के दरमियान स्पेस कम हो जाते हैं, बोन करीब आएंगे। उसके बाद एमआरआई हमें डिजीज प्रोग्रेशन के बारे में बता रहा होता है, और अल्ट्रासाउंड हम इनिशियल स्टेज के अंदर करते हैं, हमें इनिशियली जो चेंजेस होती है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी वो बताते हैं। ये दो टेस्ट तो मोस्ट कॉमनली होते हैं, ये आपने याद रखने। एंटी-सीसीपी एंटीबॉडीज टेस्ट पॉजिटिव आता है, रोमाटाइड फैक्टर एंटीबॉडीज अगर पॉजिटिव है तो हम डेफिनेटली कहेंगे कि पेशेंट को रोमाटाइड अर्थराइटिस है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन है तो सीआरपी और ईएसआर, ये एक्यूट फेज रिएक्टेंट है, ये इनके इंक्रीज होते हैं। सीबीसी हम करते हैं कि इस पेशेंट को कोई और मसला तो नहीं है। फेरेटिन लेवल भी हम चेक करते हैं, सही है, क्योंकि फेरेटिन लेवल जिनका अगर इंक्रीज होता है तो इसका मतलब उसको हेमोक्रोमोसाइटोसिस एक बीमारी होती है जिसके अंदर आयरन की डिपोजिशन होती है। आयरन की डिपोजिशन होती है तो अनदर एक इन्फ्लेमेटरी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, वो एक कंडीशन है, वो डेवलप हो जाती है। तो ये, और इसके अलावा एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, ऑटो एंटीबॉडीज है, अगर ये किसी पेशेंट के बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो इसका मतलब कि इसके अंदर ये वाले एंटीबॉडीज भी हो सकती है। इसको रोमाटाइड अर्थराइटिस जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है वो भी हो सकता है। याद रहेंगे? रिपीट कौन कर देगा इसको? इससे पूछ रहा हो किसी को कोई क्वेरी, कोई सवाल इसमें? इंक्रीज होती है। इसके अंदर अगर पेशेंट को रोमाटाइड अर्थराइटिस है और उसका फेरेटिन लेवल हमने डायग्नोज किया कि ये चीजें भी पॉजिटिव है, सही है, और उसका फेरेटिन लेवल अगर इंक्रीज है तो उसको चांसेस है फिर हमारे माइंड के अंदर अनदर डिजीज भी आ सकती है। नहीं, इसके अंदर इंक्रीज नहीं होता है, लेकिन इन पेशेंट के लिए ज्यादातर देखा जाता है फॉर डिफरेंशियल डायग्नोस। ऐसा तो नहीं है कि हम कहते हैं कि रोमाटाइड अर्थराइटिस है, पेशेंट को सिंपल अर्थराइटिस भी हो सकता है, सही है। दूसरे भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसके अंदर ऐसा होता है कि जॉइंट के अंदर इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन होता है, सही है। लेट सपोज के फेरेटिन लेवल अगर इंक्रीज है उससे भी पेशेंट चला जाता है, उसमें जॉइंट्स पेन, उसको ये वाले साइन एंड सिम्टम डेवलप हो जाते हैं, वो सिर्फ वो डिफरेंशिएशन के लिए। बाकी इसमें फेरेटिन लेवल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता इनिशियल स्टेज के अंदर, सही। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो करंटली नो क्योर, कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम फिर भी पेशेंट के जो लाइफ होती है उसको मॉडिफाई करते हैं कि ये अच्छी तरीके से जिंदगी गुजारे।
डेली की एक्टिविटी इसके अल्टर ना हो इस बीमारी की वजह से, तो हम मेडिसिन ऑफ क्लास देते हैं, उसको हम कहते हैं डीमार्ट, डिजीज मॉडिफाइडिंग एंटी रोमाटाइड ड्रग्स। सही, डिटेल से मैं मल्टीमीडिया पे आप लोगों को समझा दूंगा एक एक। इस डीमार्ट के अंदर ज्यादातर इसका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम इम्यून सप्रेशन ड्रग्स देते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग देते हैं। सही है, पेशेंट को ट्यूमर निक्रोटिंग फैक्टर अल्फा ब्लॉकर उस पेशेंट को हम दे रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर ये वाले इंफ्लेमेटरी मीडिएटर आ रहे होते हैं। इसके अलावा हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, पेशेंट को अगर पेन है तो हम उसको पेन किलर देते हैं। इसके अलावा अगर कोई और साइन सिम्टम है, सपोज के उसको बुखार है या एब्डोमिनल पेन है, तो उसके लिए हम उसको मेडिसिन देते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीट करते हैं। फिजिकली थेरापी हम कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज ऑफ द ज्वाइंट। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज नहीं देंगे तो मे बी कि परमानेंटली इमोबिलाइज हो जाएगा वो। सर्जरी लास्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है, इसके अंदर हम साइनोवेक्टोमी करते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन को रिमूव करते हैं, या टेंडन को रिपेयर करते हैं, या टोटल ज्वाइंट रिपेयरिंग कर रहे होते हैं कि ज्वाइंट कंप्लीटली डैमेज है, अब उसको हम आर्टिफिशियली ज्वाइंट लगाते हैं या उसको रिपेयर करते हैं। उम्मीदों की एक लहर, हाँ सीखा मैंने अपने आप में जी